और सभी विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। चुनाव से पहले संगठन की रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्ष भी बैठक में शामिल हैं। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का ये महामंथन जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से उत्तराखंड बीजेपी कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक जो है वो जारी है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का ये महामंथन, सीएम धामी समेत गढ़वाल के सांसद और विधायक भी मौजूद हैं। ये देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की 2027 चुनाव को लेकर के जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड अपने रणनीतियों को लेकर के मंथन कर रही है। 2027 को लेकर के मंथन बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में 2027 में आने वाले आगामी चुनाव में जीत और विजय हासिल करे। इसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को कैसे क्या काम देना है, कैसे किन रणनीतियों पर विचार करना है, कैसे मंथन करना है, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से ये महामंथन देहरादून राजधानी में जारी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें, बीच में सीएम धामी, महेंद्र भट्ट, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार कई कीर्तिमान रच चुकी है उत्तराखंड में, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चहेते भी महेंद्र भट्ट हैं और लगातार उनको एक्सटेंशन दे करके बीजेपी का जो अध्यक्ष है बनाया गया। और एक बार फिर से बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि आने वाले आगामी चुनाव में महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में उनकी रणनीतियों पर चलते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड फतेह करे। इसको लेकर के सरकार और संगठन दोनों में कैसे सामंजस्य हो, किस तरह से सरकार और संगठन के काबू से भारतीय जनता पार्टी पर लोग भरोसा करें, उसको लेकर के रणनीतियों पर मंथन की जा रही है। सभी जिलों के जिलाध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। सभी को शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो भी रणनीतियाँ बताई गई हैं वो बताया जाएगा यहाँ पे, और जो मूल मंत्र दिया गया है उसको भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे में ये महामंथन जारी है। अभी जो लगातार 27 चुनाव को कहा जा रहा है उसको लेकर के एजेंडा क्या होगा, उसको लेकर के बीजेपी मंथन कर रही है। 2027 के एजेंडे पर मंथन किया जा रहा है कि किन कामों पर सरकार के द्वारा जो काम किया गया है उसको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, और उसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता अभी से अलर्ट मोड पर रहें ताकि आने वाले समय में जो तैयारियां हैं और तेज हो सके। स्मिता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ब्यूरो चीफ। स्मिता, बताइए जरा क्या मंथन इस वक्त महामंथन चल रहा है इस बैठक में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी उपस्थिति है। स्मिता, बिल्कुल कीर्तिमान, आपको बता दें कि आज जो है बीजेपी का महामंथन चल रहा था। सुबह से ये मंथन शुरू हो गया था, जहाँ पर 3 जो सीटें हैं खासतौर से उन पर मंथन किया गया। टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार भी पर मंथन किया गया, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ गया और ऐसे में अब बीजेपी जो है तुरंत चुनावी मोड जा रही है। तो आज जो बैठक हुई है वो बीजेपी की गढ़वाल संभाग की, आपको ताजा जानकारी दे दें कि अभी कुछ देर पहले ही जो है वो बैठक संपन्न हो गई है, जिससे तमाम जो सांसद थे, विधायक थे, वो इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें जिस चुनावी संगठन को मजबूती देने के लिए जिस तरह की रणनीति की जरूरत थी, उस रणनीति को यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया है। और एक ही मूल मंत्र यहाँ पर दिया गया है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी को हैट्रिक लगानी है, और इसके लिए सभी जो कार्यकर्ता हैं और जो सांसद है, जो विधायक है, सभी को एकजुट होकर पार्टी के कामों को जनता तक पहुंचाना होगा। जी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ये चाहती है कि सरकार में वापसी हो, सत्ता में वापसी हो। तो क्या महेंद्र भट्ट ने क्या ब्लूप्रिंट रखा है आगामी चुनाव के लिए, और किन रणनीतियों पर सबसे ज्यादा फोकस्ड है बीजेपी?
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ कहा है कि इस बैठक में जो है हमने विधानसभा का राजनीतिक परिदृश्य पर जो है वो पूरी चर्चा हुई है। साथ ही जो आने वाले कार्यक्रम है विधानसभा की जीत के लिए, क्या क्या कार्यक्रम पार्टी की तरफ से रखे जाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे, उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। उस पर चर्चा की गई है कि किस तरह के कार्य जो है इस बार पार्टी की तरफ से किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो कार्यकर्ताओं और कुछ संभागों में जो है, कुछ क्षेत्रों में जो है सांसदों और विधायकों और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच का समन्वय ठीक से नहीं था, कहीं कुछ दिक्कतें आ रही थी। उस समन्वय को भी यहाँ पर ठीक किया गया है। मुख्य रूप से बैठक में जो चर्चा हुई है वो जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। निश्चित रूप से। और स्मिता, एक बात तो ये माननी होगी कि उत्तराखंड में कमोवेश हर राज्य में कई जगह कांग्रेस पार्टी की स्थिति जहां होती है कि भाई अंदरूनी समन्वय की कमी है, कई राज्यों में होती है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं दिखता। खास करके उत्तराखंड में सरकार और संगठन में जो तालमेल है उसको बैठा करके बीजेपी चलती है, और यही वजह बनती है कि जब संगठन और सरकार एक साथ जब चलती है तो जीत आसान हो जाती है। और यही बात जो है कीर्तिमान जो इस बार भी रहा है। अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने भी आज की जो बैठक थी उस बैठक को लेकर उन्होंने भी साफ अपनी बात रखी है कि सरकार के जो विकास कार्य थे डबल इंजन की सरकार के, उसे और अधिक तरीके से कैसे प्रभावी किया जाएगा, कैसे अंतिम व्यक्ति अंतिम पंक्ति तक पहुंचाया जाएगा, उस पर मंथन किया गया है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हर जरूरतमंद को मिले, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह की जो बातें थी वो यहाँ पर की गई। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आज जो बैठक हुई इस तरह की जो बैठकें हैं वो लगातार चलती रहेंगी। इससे पहले उन्होंने कहा कि हमने नगर पालिकाओं की बैठक की थी, मेयर के साथ जो है वो बैठकें हुई थी, नगर पंचायतों के अध्यक्षों के साथ हुई, जिला पंचायत यानी कि अगर हम कहें तो बूथ स्तर हो, मंडल स्तर हो, नगर निगम हो, मेयर हो, सभी के साथ जो है बीजेपी की जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही है। आगे भी ये बैठकें चलती रहेंगी। निश्चित रूप से बताओ, देखिए बीजेपी की खासियत है कि भाई माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी करती है, और बीजेपी ये कहती है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो आप सोच सकते हैं बीजेपी की प्लानिंग और तैयारियां किस स्तर पर होती हैं, और सामंजस्य और तालमेल भी सरकार और संगठन में जरूर दिख रहा है। इसी वजह से बीजेपी दावा भी कर सकती है कि भाई उत्तराखंड में एक बार फिर से उसकी वापसी होगी। बहुत शुक्रिया स्मिता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ेंगे आगे। मसूरी में उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को बडोनी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी है और इंद्रमणि बडोनी अमर रहे के नारे लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि बडोनी ने अलग उत्तराखंड राज्य के साथ पहाड़ की संस्कृति, पहचान और स्थानीय हितों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इस दौरान सरकार से उनके जीवन और विचारों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने, मसूरी में उनके जीवन से जुड़ा संग्रहालय और उनके नाम पर ऐतिहासिक भवन बनाने की मांग भी उठी है। वक्ताओं ने कहा कि बडोनी की विरासत को केवल प्रतिमा तक सीमित न रख करके उनके विचारों को शिक्षा और विकास से जोड़ना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, आज पर्वतीय गांधी के रूप में विख्यात इंद्रमणि बडोनी जी की 27वीं पुण्यतिथि है, और हमने आज यहाँ पर हमेशा की तरह जो है उन्हें याद किया है। पूरी मसूरी ने उनको याद किया है, यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इस अवसर पर जो है हम लोगों ने यही एक मांग की है, सरकार से मांग की है, प्रशासन से मांग की है कि बडोनी जी एक मात्र पहाड़ के पूरे विश्व के वो एक मार्गदर्शक हैं, एक शांति के दूत हैं, और इस समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। बडोनी जी जो हमारे पहाड़ के गांधी, उत्तराखंड राज्य की सोच की नींव जिन्होंने रखी और उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा स्रोत जो रहे, ऐसे हमारे बडोनी जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर इंद्रमणि बडोनी विचार समिति के साथ श्रद्धांजलि दी। और हमारा मानना यह है कि उत्तराखंड को आज अगर उत्तराखंड हमें मिला है तो उसकी नींव, उसकी सोच जो थी वो हमारे बडोनी जी ने रखी थी।
और बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी में करंट की चपेट में आने से पिता और बेटी की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि घर से सटे विद्युत पोल से करंट उतरने की वजह से दोनों हादसे के शिकार हुए हैं। गंभीर हालत में उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विद्युत पोल में करंट की समस्या को लेकर के पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। तस्वीरें हल्द्वानी की आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद बिजली विभाग के खिलाफ जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, परिजन हैं, उनमें आक्रोश दिख रहा है और लोगों ने आक्रोशित लोगों ने नाराजगी जताई है। इस मामले में लोगों का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग को, बिजली विभाग को जानकारी दी गई, शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप जो लगाए गए हैं कि जो यहाँ पर पोल था, उस पोल में लगातार बिजली आ रही थी और ऐसे में उसको सुधारा नहीं गया है, जिसके बाद लोगों का एक गुस्सा जो है फूट पड़ा है। वहीं लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने बिना अनुमति चल रहे अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का भंडाफोड़ कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गांव देहात में कैंप लगा करके लोगों से रक्त एकत्रित करते थे और उसे दूसरे राज्यों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे। चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 27 यूनिट रक्त, ब्लड कलेक्शन उपकरण और डोनर चेयर बरामद की गई है। मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो लक्सर में 27 यूनिट ब्लड बरामद की गई है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। तस्वीर आपको दिखा दें, अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, एक्सपोज किया गया है पुलिस द्वारा और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये ब्लड कैंप लगा करके लोगों से ब्लड ले करके दूसरे राज्यों में एक नेक्सस बना करके ब्लड को ऊंचे दामों पर बेचने का काम करते थे, जिसके बाद कई शिकायतें पुलिस को मिली हैं और पुलिस को शिकायत मिलने के बाद लक्सर पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है कि 27 यूनिट रक्त बरामदगी के साथ इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। तारीख को ये लक्सर थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं जगह जगह और यहाँ से ब्लड लेके अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में ऊंचे दाम पर उसको बेच रहे हैं। और इसमें जब ये 5 लोगों को पकड़ा गया जो ये कर रहे थे, तो 27 यूनिट इनसे इन्होंने ब्लड भी लिया था, जो ये कैंप लगा चुके थे। इनफैक्ट ये तीसरा कैंप था इनका और इसमें एक संभल का है, एक मुरादाबाद का, एक बिजनौर का है, 2 हरिद्वार का है। और इसमें पूछताछ से पता चला कि यहाँ से ये ब्लड लेते थे तो 1 यूनिट को 8-8 हज़ार तक का ये। बढ़ेगा कि कपकोट विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वर्तमान विकास मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कपकोट में ऐसा विकास हो रहा है जो हर साल सरयू नदी के साथ बह करके टनकपुर पहुंच जाता है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। गढ़िया ने अमेरिका की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों की खुली समीक्षा और विकास पर सार्वजनिक बहस की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जनता और विधायकों के बीच संवाद की कड़ी कमजोर पड़ रही है और ऐसे में यही स्थिति है। सरयू में कपकोट का ये विकास जो है वो बहते हुए नजर आ रहा है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास कार्यों पर बीजेपी नेता के बयान के बाद लोगों में इस वक्त आक्रोश है। लोग मांग उठा रहे हैं। लोगों की मांग है कि कपकोट का विकास आखिरकार सुस्त क्यों है और लोगों का आरोप है कि जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है नेताओं के बीच में और लोगों के बीच में, वो कमजोर पड़ चुकी है, जिस वजह से ये स्थिति हुई है। कपकोट के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं तो विकास की कौन सी परिभाषा को हम कहें। एक विकास तो ऐसा है कि बोरों के हिसाब से यहाँ पैसा आता है, लेकिन वो सरयू नदी हमारी इतनी बड़ी आती है, चातुर्मास में बह के फिर टनकपुर चले जाता है। तो इस तरह का विकास क्या कपकोट के लोग स्वीकार करेंगे? ये कभी असंभव है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जब आज
हम लोग दुनिया में कहाँ कहाँ मतलब डेवलपमेंट की गाथा पूरे दुनिया के अंदर हो गई, कपकोट विधानसभा के अंदर आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए। इस प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति और इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, जहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आदरणीय कौशल। देवभूमि में अब भी बारिश की वजह से खतरा मंडरा रहा है। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले और गदेरे उफान पर हैं। टबकेश्वर मंदिर के समीप बहने वाली तमसा नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग और प्रशासन लगातार चेतावनी दे रही है। लोगों से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जोन से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है। तस्वीरें आपको तमसा नदी की दिखा रहे हैं। तमसा नदी इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए हैं और लगातार उफान पर हैं। खतरे के निशान से ऊपर तमसा नदी, लोगों को चेतावनी दी गई है कि तमसा नदी के तट पर रहने वाले लोग वहां से त्वरित तौर पर शिफ्ट हो जाएं। उफान पर तमसा नदी है और ऐसे में प्रशासन की चेतावनी भी है लोगों को। वही खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई प्रमुख चौक चौराहों पर इस वक्त पानी देखिए लबालब भरा हुआ है, जलमग्न हो गए हैं। प्रमुख चौक चौराहे इस वक्त पानी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों की आवाजाही काफी परेशानी में हो रही है। निचले इलाकों में पानी जमा होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों को जलभराव के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं प्रशासन और संबंधित विभागों की हालातों पर नजर है, लेकिन स्थिति देखिए आप किस तरह से स्विमिंग पूल बन चुके हैं। सभी सड़कें और नदियों में तब्दील हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर आप स्टीमर लेकर के निकल जाइए, ये स्थिति हो गई है। प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जल निकासी की व्यवस्था की पोल खुल रही है। जलभराव से यातायात पूरी तरह से ठप है। लोग परेशानी में इस वक्त इन सड़कों से गुजर रहे हैं। सड़कों पर जलभराव की ऐसी स्थिति है कि आप पैदल जा नहीं सकते हैं। और देखिए वाहन डूबते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे वाहन पूरी तरह से डूब जा रहे हैं। घुटनों तक पानी है और ऐसे में सड़कों पर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। खास करके दुकानदारों के लिए स्थिति विकराल हो गई है। दुकानों को बंद करना पड़ रहा है, इतनी स्थिति भयावह हो गई है। लोग बाजार नहीं जा सकते हैं। कर्फ्यू की स्थिति हो गई है पूरी तरह से। हरिद्वार पूरा डूबते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जलभराव की स्थिति, पौष इलाके की तस्वीर है, जहां पर प्रशासन की पोल खुल रही है कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से कागजों पर सब कुछ सही जताते हैं, वादा करते हैं, दावे करते हैं कि अगले वर्ष ये स्थिति सही होगी, लेकिन फिर मौसम और मॉनसून आते ही इस तरह से स्थिति होती है तो प्रशासन की पोल और फजीहत दोनों हो जाती है। सिस्टम की पोल खुल जाती है। लगातार बारिश के चलते दुर्गा मंदिर के पास मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया है। पौड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और संबंधित विभागों ने तुरंत कार्रवाई पर जोर दिया है। कार्रवाई करके यातायात को दोबारा संचालित की गई है। मार्ग पर आवागमन सामान्य रूप से जारी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। ये देखिए जरा लगातार लैंडस्लाइड की स्थिति है और प्रशासन अपील कर रहा है। ऐसे में देखिए पहाड़ों पर जाना बहुत ही इस वक्त रिस्की है। अगर आप पहाड़ों पर खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के जा रहे हैं तो एक कच्ची पहाड़ियां किस तरह से दरक रही हैं और कभी भी हादसे को न्योता दे रही हैं। आप देखिए किस तरह से मलबा जो है सड़कों पर आकर के लगातार गिर रहा है। जो पत्थर हैं, बोल्डर हैं, वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की नज़र इसमें बनी हुई है। लेकिन जो स्थितियां खराब हुई हैं, जो मलबे गिरे हैं, सड़कों पर बिछे हुए हैं, उनको हालांकि किसी तरीके से दुरुस्त किया गया है, हटाया गया है, और ताकि यातायात जो है, आवागमन जो है वो बाधित ना हो और सुचारू रूप से यातायात चलती रहे। ऐसे में जो लोग पहाड़ों के हैं उनको अपने घर तक पहुंचाया जा सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासनिक अमला इस वक्त 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर ही रहा है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो टूरिस्ट एज अ पर्यटक लोग जा रहे हैं, उनको प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासन और शासन की तरफ से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये अलर्ट किया है कि ऐसे में ये स्थिति रिस्की हो सकती है और बोल्डर्स और पत्थरों से खतरा लगातार बना हुआ है।
बढ़ेगा गया। हरिद्वार में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी चेतावनी स्तर के करीब पहुंच चुकी है। अभी गंगा करीब 293 मीटर पर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गंगा के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। गंगा अपने विकराल स्थिति में है। आप सोचिए किस तरह से चेतावनी लेवल से, चेतावनी स्तर से गंगा कितनी ऊपर बह रही है, 293 मीटर पर। आप समझ सकते हैं कि किस विकराल रूप को धारण करके गंगा इस वक्त गौमुख से चलती हुई नजर आ रही है। और जो भी रास्ते में, गंगा के रास्ते में जो भी आ रहा है उसको बहाती हुई गंगा चल रही हैं। और ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब पहाड़ की तस्वीरें, जब नदियां जो उफान पर हैं उनके पास जो भी ब्रिज और वैली ब्रिज आ रहे हैं वो सब नदी में लगातार समाहित होते हुए नजर आ रहे हैं। नदियों से दूर रहने की प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी लोगों को दी जा रही है। ये तस्वीरें हम हरिद्वार की आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में तैयारियां प्रशासन की है। कई बांधों को खोला गया है, कई बैराजों को बंद किया गया है। लेकिन जो 293 मीटर से ऊपर जो गंगा बह रही है वो ये दर्शाता है कि इस वक्त विकराल स्थिति में माँ गंगा बहती हुई नजर आ रही हैं। और पूरे हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड को मां गंगा के इस विकराल रूप से चेतावनी दी गई है प्रशासन की तरफ से। चेतावनी स्तर के करीब और उससे कहीं ज़्यादा ऊपर कभी स्थिति ये हो जा रही है कि रेड लेवल से, रेड स्तर से जो चेतावनी रेखा है उससे कई मीटर ऊपर गंगा वहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की अपील भी यही है, श्रद्धालुओं से भी अपील है कि अगर आप माँ गंगा के तट पर या स्नान करने गए हैं, वहाँ पर गए हैं, तो बहुत सतर्क हो जाइए और प्रशासन की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। प्रशासनिक गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करना बहुत जोखिम हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। हरिद्वार में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी चेतावनी स्तर के करीब पहुंच चुकी हैं और अभी गंगा करीब 293 मीटर के ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गंगा के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारियां हैं। दोनों इस वक्त अपने चरम पर हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र लगातार 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार लगी रहती है। लेकिन इस वक्त मानसून के समय प्रशासन मुस्तैद है रातों दिन कि कोई भी ऐसी स्थिति न हो, जैसे कि विकराल तस्वीरें आती हैं हर वर्ष मानसून के समय में, वो स्थितियां उत्पन्न न हो। प्रशासन उसके लिए तैयार है लगातार। लेकिन आस्था भी अपने पीक पर है। सावन का ये महीना चल रहा है, लोग हरिद्वार जा रहे हैं। ऐसे में स्थितियां विकराल न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। देखिए यहाँ हमारे गुरुजी आचार्य निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कैलासानंद जी जो सावन की पूजा करते हैं, वो अद्भुत पूजा है। वो पूजा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। आज भी ऐसे संत हैं जो 22-22 घंटे और 24। चलिए देवभूमि खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।